Good afternoon all and welcome to a lecture for plus 2 accounts revision part. आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अकाउंटिंग रेशियोज. अकाउंटिंग रेशियोज, रेशियो का मतलब क्या था? रिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो लोगों का रिश्ता. दो लोगों के बहुत से रिश्ते होते हैं. ये दो लोग कौन है? ये दो वेरिएबल हैं. ये वाला भी एक वेरिएबल, ये वाला भी एक वेरिएबल, मतलब दो फिगर्स. ये फिगर्स कौन सी हैं? अकाउंट्स की. अकाउंट्स में मतलब तुमने या तो प्रॉफिट एंड लॉस से या बैलेंस शीट से, बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कोई डाटा उठाया. जो डाटा उठाया, डाटा नंबर 1 और ये डाटा नंबर 2, इन दोनों के बीच में अगर हम कोई कंपैरिजन करते हैं उसको हम बोलते हैं रेशियोज. एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला प्रॉफिट, इट इज़ अ फाइनेंशियल फिगर 1 लाख रुपए. सर सेल्स, इट इज़ अ फाइनेंशियल फिगर 10 लाख रुपए. रेशो क्या है? प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल्स, जिसको हम नेट प्रॉफिट रेशो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जो भी ये प्रॉफिट रहेगा उसकी रेशो बोल देते हैं. सो व्हाट इज रेशो? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट. अनरिलेटेड आइटम्स का कोई रिलेशन नहीं है. इस कंपनी का प्रॉफिट 20,000 है और 26 जनवरी की छुट्टी है. कौन सी आइटम होंगी? रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट. सही है? हाँ कि ना? रेशो, अकाउंटिंग रेशो मतलब अकाउंट्स का डाटा यूज हुआ. रेशो एनालिसिस, इट इज अवर एनालिटिकल टूल. क्या है ये? एनालिटिकल टूल. आफ्टर दिस एक्सप्रेशन ऑफ रेशो बच्चे कभी भी नहीं करते हैं. हमने भी कभी की है प्रभु? की है क्लास में. तुम लोगों ने किया नहीं किया? एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है कि ये कौन सी रेशो है. रेशो सभी कर चुके, बिकॉज इट्स अ रिवीजन लेक्चर. तो मैं बताना चाहूँगा प्योर सैंपल. सैंपल वो नहीं जैसे तुम्हें घर वाले बुलाते हैं, प्रपोर्शन. प्योर और सैंपल रेशो जैसे करंट रेशो होगी 2:1. क्लियर? 2 रेशो. रेशो इज द प्योरेस्ट फॉर्म, तो रेशो प्योर. सैंपल और प्रपोर्शन, इसका प्रपोर्शन 2 है, इसका 1 है. नेक्स्ट आइए, टाइम्स और रेट्स. ये हमारी थी एक्टिविटी रेशियोज. कौन सी रेशियोज? एक्टिविटी रेशियोज. कि डेटर्स क्रेडिट सेल का 5 गुण है, ठीक, या 5वां पार्ट है. इसी तरह स्टॉक इज 5th आइटम ऑफ सेल और कॉग्स, जैसा भी इनका रिलेशन आप एस्टेब्लिश करें. टाइम्स, तो इसमें एक ही फिगर होगी, टाइम्स. नेक्स्ट है परसेंटेज. ये हमारी कौन सी रेशो रहती है? प्रॉफिटेबिलिटी. आपको इनमें क्या काम करना है? आपको एक बार इनको देखना है. देखकर आप लोग दिमाग में रखेंगे कि करंट रेशो किस में आएगी और हमारी एक्टिविटी रेशो किस में आएंगी, प्रॉफिटेबिलिटी किस में आएंगी. लास्ट इज फ्रैक्शन. नेट प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ कैपिटल. ये सिर्फ पढ़ने के लिए, इसमें हमें कोई रेशो जनरली देखने को मिलती नहीं. नेक्स्ट आइए, ऑब्जेक्टिव सिंपल है. क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज. कौन कौन सी रेशो होती है? लिक्विडिटी. 2 ये वो कर करके सीधा आते हैं कौन सी रेशोज पे? लिक्विडिटी रेशोज. लिक्विडिटी रेशोज का मतलब क्या है? जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करती है, लिक्विड पोजीशन को डिटरमिन करती हैं कंपनी की. अब ये जितने भी क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट की शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट को उठाएंगे, लेकिन समझने के लिए मैं आपसे टी शेप बैलेंस शीट डिस्कस करूंगा. अब आइए, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमेशा शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का उपयोग किया जाएगा. शॉर्ट टर्म एसेट्स को हम बोलते हैं करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज. लिक्विडिटी रेशियोज तुम्हारे सिलेबस में या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज तुम्हारे सिलेबस में 2 ही है, करंट रेशो एंड क्विक रेशो. एक है करंट रेशो और दूसरी है क्विक रेशो. करंट क्विक, सर क्या सीन है? करंट रेशो
माने करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशो माने क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर याद कैसे रखे बच्चे, जो रेशो का नाम है वही एसेट्स का नाम है, जो रेशो का नाम है वही एसेट्स का नाम है, डिनोमिनेटर इज द सेम, करंट लायबिलिटीज। इसके बाद जो मेरे करंट एसेट हैं वो क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इसके लिए हम रेशो का पर्पस देखें। रेशो का पर्पस था क्या कंपनी शॉर्ट टर्म माने एक साल में या मेरे ऑपरेटिंग साइकिल में, क्या कंपनी जैसे जैसे उसकी करंट लायबिलिटीज ड्यू होंगी पेमेंट के लिए, क्या वो उनको पे कर सकती है कि नहीं। अगर ये रेशो अच्छी है इसका मतलब कंपनी पे कर सकती है, अगर रेशो अच्छी इसका मतलब कंपनी दिक्कत में, और शॉर्ट टर्म में ना वो अपनी पोजीशन में कोई डिफॉल्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, कोई डिफॉल्ट का मतलब क्या होगा, समय आने पर वो पैसा नहीं दे पाएगी। तो इसके लिए एग्जांपल लेके चलते हैं। करंट एसेट्स हैं 4 लाख रुपए के, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, क्या रेशो आई 2:1। कौन सी रेशो आई है, प्योर रेशो, ठीक। और इसके लिए थंब रूल क्या था 2:1, इसके लिए थंब रूल क्या है 1:1। क्विक एसेट्स क्या होते हैं सर, करंट एसेट्स में से एसपी साहब को उड़ा दीजिए, एसपी साहब करंट एसेट माइनस स्टॉक एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दोनों को आप अगर इंक्लूड नहीं करेंगे करंट एसेट में तो ये बन जाएंगे क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए की जो भी रही, ये लीजिए। इसके बाद जब आप करंट एसेट कर रहे हैं तो मैं ये देखता हूँ मेरे पास कितना पैसा है, किस चीज़ के लिए, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए। तो करंट एसेट में जब आप क्या काउंट करेंगे मेरे लाल, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में मेरे लाल तुम लोग कभी भी लूज टूल्स वर्ड आता है, स्टोर्स आता है, स्पेयर पार्ट्स, इनको इंक्लूड नहीं करोगे। मेरे पास 10 बल्ब पड़े हैं जी, मैंने रखे हुए हैं, एक बल्ब 500 का आया था, भाई साहब बाजार में क्या मैं उसको 500 का बेच पाऊंगा, नो, उसकी रिलाइजेबल वैल्यू नहीं मानते हम कुछ। तो मान लो मेरे पास टोटल इन्वेंट्री पड़ी है 10 लाख की, उसमें वो लिख देता है इंक्लूडिंग ये लूज टू स्टोर स्पेयर ऑफ ₹3 लाख। कल को इस इन्वेंट्री को बेचने जाऊंगा, बेचने वाला माल कितना है जिसमें मैं डील करता हूं, 10 लाख की इन्वेंट्री में से 3 लाख तो आलतू फालतू इन्वेंट्री है, उसको छोड़ दो, बाकी की 7 लाख की इन्वेंट्री तुम्हारी करंट एसेट में आ जाएगी। ये था हमारा रिवीजन पार्ट, किसका बेटा, करंट रेशो का। क्या फॉर्मूला करंट का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, व्हाट इज द थंब रूल 2:1। करंट एसेट में सब कुछ ले लेना, ये मनहू स्टॉक मत लेना, करंट लायबिलिटी में सारी लायबिलिटी आ जाएगी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब मेरे को जो रूटीन की वर्किंग के लिए पैसा चाहिए। आज मैंने बिल्डिंग खरीदी, आज मैंने ये खरीद लिया, वो मैंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, बिजनेस सेटअप करूंगा, माल बेचूंगा, कैश आएगा, उधार पहले माल खरीदूंगा, फिर बेचने में समय लगेगा, फिर वो बिकेगा, बेचने के बाद उधार दिया, उधार रिकवर होगा, ये जो सारा इतना टाइम लग गया, इस दौरान मेरे बिजनेस के जो रूटीन के खर्चे हैं इनको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। बड़ी क्लासेस में ये खर्चों के बेसिस पर डिटर्मिन किया जाता है, 1 महीने के इतने खर्चे, 2 महीने के इतने खर्चे, अब बताओ वर्किंग कैपिटल कितनी है। हम यहाँ पे बड़े आसान तरीके से काम करते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट है 10 लाख के, करंट लायबिलिटीज है 6 लाख रुपए की। मतलब देखो लोगों का कितना देना मुझे 6, मेरी जेब से कितना लगा हुआ है 10, 4 कहीं ना कहीं बिजनेस में घूम रहा है, वो मेरी जेब से आया है, वो मेरे रूटीन के खर्चों का पैसा है जो हर समय बिजनेस में लगा रहेगा। क्या बोलते हैं इसको, वर्किंग कैपिटल। अब सर जैसे आपने स्टॉक इंक्लूड नहीं किया, बच्चा बोलता है ऊपर इन्वेंट्री जब लेंगे, गुड्स की इन्वेंट्री तो ले रहे हो आप क्योंकि उनको बेच के पैसा मिल सकता है, इसको बेच के पैसा नहीं मिलेगा, आप ये वाली इन्वेंट्री तो ले ही नहीं रहे। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं ले रहा मैं। फिर ना सर जी आप ये जब कोई कैसेट निकालोगे इसमें स्टॉक वगैरह, बेटे इसमें स्टॉक टोटल ही एक्सक्लूड हो गया, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना गुड्स का स्टॉक आया ना इन्वेंट्री में लूज टूल्स वगैरह आएंगे, तो इसमें टोटल ही इन्वेंट्री आउट हो गई। क्लियर टू ऑल। इसके बाद सर डेटर्स, 3 पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है मेरे पास लूज टूल्स का, पढ़ते हुए हमें यही ध्यान रखना है, ज़्यादा फीलिंग नहीं है रिवीजन के समय। दूसरा पॉइंट है मेरे पास क्विक एसेट्स का, ये रहा, क्विक एसेट माने वो सभी को पता है लिक्विड एसेट में क्या नहीं आएगा,
स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तीसरा पॉइंट जो ध्यान देने लायक है डेटर्स का है। कई बार रेशोज में डेटर लेते हैं, कई बार डेटर्स में जो प्रोविज़न है सॉरी उसको देखते ही नहीं है, टोटल डेटर्स लेते हैं। कई बार हम नेट डेटर्स लेते हैं। कैसे कैसे सर? 10 लाख के डेटर है, 1 लाख की प्रोविज़न है। कुछ रेशोज़ की कैलकुलेशन में 10 लाख के डेटर लेते हैं, कुछ रेशोज़ की कैलकुलेशन में हम 9 लाख रुपए के डेटर लेते हैं। ये सर हमें कैसे याद रहेगा? इसके लिए आप पर्पस को दिमाग में रखिए। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, हमारी करंट रेशो का पर्पस क्या है? क्विक एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सक्लूड हुए, लेकिन डेटर्स तो आएंगे। तो सर उसमें भी क्या? हाँ, सेम फंडा दोनों में। क्यों नेट पे लेना है और क्यों नहीं लेना? बड़ा सिंपल है सर। इस रेशो का पर्पस क्या है? क्या मैं शॉर्ट टर्म में अपने खर्चे पे कर सकता हूँ कि नहीं? अगर मैं शॉर्ट टर्म में अपने खर्चे, करंट लायबिलिटीज सॉरी नॉट खर्चे, करंट लायबिलिटीज अगर मैं शॉर्ट टर्म में पे कर सकता हूँ तो उसके लिए मैं इस रेशो को डिटरमिन कर रहा हूँ। अब सर डेटर्स जो है मैंने क्या सोचा, कितने के हैं? 10 लाख। मैंने 1 लाख की क्या बना दी सर जी? प्रोविजन। इसका मतलब व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग कि मेरे डेटर मेरे को कितना पैसा देके जाएंगे? 10 देके जाएंगे? 9। तो डेटर कितने के कंसिडर करने चाहिए? 9 के। तो यहां पर लिखा डेटर शैल बी टेकन नेट ऑफ प्रोविजन। क्लियर टू ऑल? नाउ लिक्विड रेशो आई बेटा, सारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। आइडल रेशो क्या है? आइडल नहीं है, आइडियल है। ठीक है, ध्यान रखना, वेले मत बिठा देना उसको। क्विक रेशो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट में सारे करंट एसेट आएंगे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के। ये लल्लू सा इसका फॉर्मूला बना दिया, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो तुम प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या मानते हो? 0। तो 3 ही पॉइंट्स हैं इसके रिवाइज करने के। पहला, जो बच्चे कॉपी में लिख रहे हैं लिख लीजिए। पहला, लूज टूल्स। फॉर्मूला लिखेंगे करंट रेशो का और क्विक रेशो का। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज का, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट का मतलब क्या है? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है जी। इसके बाद ये करने के बाद सर जो मेरे पास ना ये करंट एसेट है, इसमें क्या पड़ा आएगा मेरे पास? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में गुड्स की इन्वेंट्री तो लेनी है, लूज टूल्स स्पेयर्स वगैरह की इन्वेंट्री नहीं लेनी है। ठीक है जी। और स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दोनों में ही, करंट में और क्विक में, दोनों में ही क्या आएंगे? डेटर्स। डेटर्स कौन से लेने हैं? नेट, दैट इज टोटल माइनस प्रोविजन। सही है? ये बना लेंगे जो बच्चे काम करना चाहते हैं इस पर। तो हमारे 3 पॉइंट कवर हो गए। देखिए 1 2 3, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। आइडल रेशो 2:1, 1:1। चलिए इसके बाद आइएगा। हाँ जी, डाउट? वो टोटल लेंगे, वो टोटल लेंगे रेशो निकालने के लिए बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशो। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, बच्चा देख के डर जाता है कुछ नहीं। ये फीलिंग वाला पार्ट तो मेरे को देखना ही नहीं है। हाँ या ना? आवाज बेटा। ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखनी है, हाँ कि ना? नो सर। करंट इन्वेस्टमेंट, यस सर, करंट एसेट का पार्ट है। इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट है। देखो कितने की, इंक्लूडिंग लूज टूल 50। कितने की इन्वेंट्री? 280, जिसमें 50 का क्या है? लूज टूल। कितनी लोगे? 230। ट्रेड रिसीवेबल आएंगे, यस। डेटर बिल रिसीवेबल, यस। 230, 1 60 और 20। देखो जी 230, 1 60, 1 20, कितना आ गया बेटा? 80,000। ट्रेड पेबल आगे किस में चले जाएंगे? ये दोनों 31 करंट लायबिलिटीज में। मैं मार्क करता जा रहा हूँ जो जो मैंने लिख लिया है। उसके बाद 40,000 की करंट इन्वेस्टमेंट आ गई बेटा, 40,000 की करंट इन्वेस्टमेंट आ गई। जो जो आ रहा है करंट एसेट लायबिलिटीज में लिखते रहो। लॉन्ग टर्म बोरिंग लेनी, शॉर्ट टर्म बोरिंग लेनी है कि नहीं लेनी है बेटा? क्यों नहीं लेनी? मैंने क्रॉस करा तो तुमने भी कर दिया। शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट है 50,000, 50,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगी, आएगी जी। कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा, आएगा। ये करके दोनों का टोटल आ गया जी
कमेंट्स आइडल रेशो आ गई 2:1, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे जो आ जाएगी 2.4:1। आइडल रेशो कितनी है हमारे पास कितनी आई है, तो इट इज मोर देन, तो अभी के लिए क्या है, सेटिस्फैक्ट्री। वैसे आपसे कमेंट पूछे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आइए, इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेशन है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल ब्ला ब्ला ब्ला। कर पाएंगे क्वेश्चंस को, चलिए मार्क कीजिए इसको होमवर्क। सेकंड क्वेश्चन को मार्क कर लो मुन्ना, क्या होमवर्क सर सॉल्व है, बड़ी जल्दी हो जाएगा, वो तो होना ही है। अब आइए, करंट एसेट, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल, कैलकुलेट क्या कर दो, करंट रेशो। करंट एसेट दिए हुए हैं, हाँ के ना। जो डाटा, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे मिसिंग फिगर वाले, बड़ा सिंपल है, जो डाटा दिया हुआ एक्सपेंड करते रहो, साइडों पे इधर उधर लिखते रहो, कुछ ना कुछ आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल कितनी है, 2.25, इसी को मैंने एक्सपेंड कर दिया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 2.25। करंट एसेट कितने के हैं, 5.25, ये उधर आके एडजस्ट होके करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी मेरी कितनी, 3 लाख। करंट एसेट पता लग गया, यस। करंट लायबिलिटी पता लग गई, यस। क्या निकल जाएगी, करंट रेशो। लेकिन जो ये करंट एसेट लिखी कितने के हैं, 5.25, उसने वैल्यू दी। इन्वेंट्रीज टोटल कितने की हैं, 2 लाख की, जिसमें 75,000 क्या फालतू माल है, 75,000 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 5.25 माइनस 75 करके 4.5/3, 1.5, 1.5:1। समझ आया। इस तरह एक्सपेंशन के अगले क्वेश्चन, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटी, करंट रेशो हो जाएगा। फिर सर इसी तरह करंट रेशो इधर से, ये जो फंडा है, जब आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स देने लगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए फिर से बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, टी शेप। चाहे हमें क्वेश्चन में हमारी नॉर्मल बैलेंस शीट शेड्यूल 3 वाली दी जाएगी। सबसे पहले क्या आता है बेटा, शेयर होल्डर फंड्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी, सही है। इसी को क्या बोलते हैं, ऑनर्स फंड। इसके बाद आता है हमारा डेट। डेट जब भी वर्ड होगा तो वो कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म। इसके बाद आती है करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, टोटल डेट। इधर क्या रहते हैं आपके एसेट्स, और क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट्स, फिर क्या रहता है, करंट एसेट्स। इनको मिलाकर क्या बोला जाता है, टोटल एसेट्स। अब एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, दिस प्लस इन दोनों को बोल क्या सकते हो आप, प्लस वर्किंग कैपिटल। इधर उधर से चीजें बनानी और कुछ नहीं है। किसके बराबर है, इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। अच्छा, इसमें अगर मैं डेट माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, इक्विटी अकेली आ जाएगी। तो फिगर्स को इधर उधर खेलने की बात है। क्लियर। ये बैलेंस शीट जिन बच्चों को नहीं पता है वो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, इसके बाद सर वर्किंग कैपिटल, टोटल लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट्स, ये वो करके इसमें क्या है, टोटल लायबिलिटीज शेयर होल्डर फंड को छोड़ के कितनी है, 3.25। दिमाग में बैलेंस शीट बिठाओ, ये सिर्फ ये डेट की बात कर रहा है। टोटल लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड को छोड़ के मतलब टोटल डेट कितना है, ये 3,25,000। इसमें एक तो मेरा डेट है और क्या है, करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं, 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब करंट लायबिलिटी कितनी है, 75,000। आ गया फॉर्मूले की शेप में, इसको लिख लिया, क्या दिक्कत थी। वर्किंग कैपिटल कितनी है, 1.5 लाख। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये माइनस 75,000, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 75,000। 1.5 प्लस 75, 2,25,000 के क्या आ गए, करंट एसेट। और 2.25/75 गए, गरीब सी रेशो आ गई 3:1। अब इसी तरह ये प्रश्न संख्या 6, करंट रेशो 2.5, वर्किंग कैपिटल कितनी है, 60। इन दोनों की अमाउंट बताओ। इसमें आपको एक चीज कॉमन लेनी पड़ेगी, जैसे कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज 2.5:1, ये डाटा तो दे ही रखा है। अब सर जी करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 CL और करंट लायबिलिटीज। अब वर्किंग कैपिटल को एक्सपेंड कर दो। वर्किंग कैपिटल क्या फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 60,000। अब करंट एसेट क्या लिख दो, 2.5 CL माइनस 1 CL इज इक्वल टू 60,000। 1.5 CL करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000। पेपर में ना CL लिखना थोड़ा अजीब लगता है, तो हम इसको x मान लेते हैं और कुछ नहीं। x तो आप समझते हैं वेरिएबल।
क्लियर? नाउ 1.5 CL पे 60 है, CL इज इक्वल टू 60,000 बटा 1.5 करके 40,000 रुपए की करंट लायबिलिटी आ गई। फिर करंट एसेट 2.5 से मल्टीप्लाई करके 1 लाख रुपए के आ जाएंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया? बहुत बढ़िया। ओ सर जी मैच हो गया, कमाल होगी जिंदगी में, वाओ। नाउ रेशो। अब अगला पॉइंट है इसमें, 6 लाख की मेरी कौन सी रेशो? करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज कितने हैं? 4। कहता है ऐसा करने से रेशो 1.5:1 आ रही है। अच्छा वो तो दिख ही रहा है, 6/4 1.5:1। अकाउंटेंट कहता है 2:1 कर दो। कैसे? इट डिपेंड्स। कई बार वो कहता है लोन लेके, देखो वो कुछ भी बोल सकता है। ये इसने कितना बोला? 2:1 कर दो। कैसे कर दो? बाय, रीजन मेन है, बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ CL करंट लायबिलिटीज को। तो अभी के लिए देखो 6 लाख बटा 4 लाख, रेशियो है 1.5:1। मैं कहता हूं मेरे को ना बैंक लोन लेना है, लॉन्ग टर्म वाला। क्या लेना है? बैंक लोन लेना है, लॉन्ग टर्म वाला। बताओ मैं कितना लोन लूं जिससे रेशियो 2:1 हो जाए, यानी रेशियो डिजायर्ड क्या है? 2:1। उसके लिए बैंक लोन लेना है। बैंक लोन लॉन्ग टर्म वाला लूंगा तो क्या बढ़ेगा? डेट, और उधर से क्या बढ़ेगा? बैंक और कैश। तो 6 लाख प्लस करंट एसेट प्लस लोन हो जाएगा अपॉन करंट लायबिलिटीज। खेल खुल के लोन आ जाएगा कितना? 2 लाख रुपए। तो ये इस प्रकार से था। अच्छा मैं बोलूं मुझे शॉर्ट टर्म लोन लेकर, क्या लेकर? शॉर्ट टर्म लोन लेकर 2:1 रेशो करनी है। फिर नीचे शॉर्ट टर्म लोन लेने से मेरी करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी और करंट एसेट भी बढ़ेगा, और रेशो डिजायर्ड कितनी है? 2:1, ये आ जानी चाहिए। फिर इस प्रकार से चलेंगे। उसने आपको क्या बोला है? रीजन इज इंपॉर्टेंट, हर बार रट्टा नहीं चलेगा। कह रहा कुछ इस प्रकार से काम करना कि ये जो करंट एसेट है मैं क्या करना चाहता हूं? बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को पे करोगे तो करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। हमें अमाउंट नहीं पता तो हमने क्या लिख दिया? -X। पेमेंट होगी यानी कि कैश या बैंक भी कम होगा तो करंट एसेट भी कम हो जाएंगे। बच्चे सिर्फ एक ही को कम करते हैं और फंस जाते हैं। एक भी हो सकता है, सब कुछ डिपेंड करेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए वो बोलता है जी क्रेडिटर को, हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है, सॉल्व करके आ जाएगा। वो बोलता है मैंने क्रेडिटर को शेयर दे दिए, मतलब करंट लायबिलिटी क्या होगी? कम। उधर से शेयर कैपिटल बढ़ गई, लेकिन शेयर कैपिटल हमारे करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है, फिर यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। समझ पाए? जैसा देश वैसा भेज, जो क्वेश्चन बोलेगा वो करेंगे। लो जी, इतना सही काम था, खेल के आ जाएगा। 3,60,000 हमने कुछ पे कर दिया, करंट रेशो कितनी आ गई? 2:1, सेम है जी। ठीक है, इसी प्रकार से x वगैरह मान के कर लेंगे। इसके बाद आता है स्टेट गिविंग रीजंस। करंट रेशो बढ़ेगी, कम होएगी या कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, बढ़ेगी, कम होएगी या कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 2111.81 रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। मेरे को करंट लायबिलिटी को रीपे करूंगा। अब इन तीनों केसेस में अलग अलग प्रभाव आएंगे। इनको करने का तरीका बड़ा सिंपल है। 21 को मैं 2 लाख बटा 1 लाख लिख लेता हूं दिमाग में। 11 को मैं 1 लाख बटा 1 लाख, 0.81 को 80,000 बटा 1 लाख लिख लेता हूं। अब क्या बोला? रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की रीपेमेंट होने से करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। करंट लायबिलिटी कम हो रही है, पेमेंट किस में हो रही है? कैश में। एंट्री दिमाग में ले आया करो, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, क्रेडिटर्स टू कैश। तो भाई चाहे बैंक है चाहे कैश, ऊपर भी कुछ कम होगा। अब एक दमदार सी अमाउंट लो, जैसे कि 50,000 बटा 50,000। 1 लाख में से 50 गए 50,000, 2 में से 50 गए कितना? 1.5 लाख। पहले रेशो थी 2:1, अब 1.5 बटा करके रेशो कितने आ गए? 3:1। तो रेशो विल इंप्रूव 1:1। 50 और 50 दोनों जगह माइनस हुए, दोनों कितने रह गए? 50-50। रेशो कितनी आ गई? इक्वल। अब ये वाली ऑब्वियसली क्या आएगी? डिक्रीज। कैसे कैसे देख लीजिए। 80,000 में से 50 गए और 1 लाख में से 50 गए, कितने रह गए? 50। 30 बटा 50,
ये करके 0.6 आ गई, पहले कितनी थी 0.8। क्लियर है? तो रेशो विल, आपको इस तरह से इन चीजों का इफेक्ट डालना है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स आई तो क्या बढ़े? करंट एसेट। कैश कम हुआ यानी करंट एसेट प्लस भी हुए और माइनस भी हुए। पहले भी 2 लाख थे, अब भी 2 लाख, पहले भी 1 लाख थे, अब भी 2 लाख। सर करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। अब पहले कितने थे? 80,000, अब भी कितने हैं? 80,000। तो इस दूसरे केस में नो चेंज। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स बढ़ी, स्टॉक बढ़ा, माने मेरा करंट एसेट अप जाएगा। क्रेडिट उधार पे है तो करंट लायबिलिटीज भी अप जाएंगे। जैसे यहाँ 50,000 माइनस करके गेम खेलिए, वैसे ही प्लस करके गेम खेलना। ये वाली हो जाएगी बेटा डिक्रीज, 0 इंक्रीज। ठीक है जी। इसी तरह ये सारी छोटी छोटी चीजें। सेल ऑफ गुड्स फॉर 2 लाख, कॉस्ट कितनी? 1.5 लाख। कॉस्ट सेल में बच्चा अकाउंटिंग एंट्री से पहले अकाउंटिंग इक्वेशन याद करे तो बड़ा आसान रहता है। स्टॉक कितने से कम हुआ होगा? 1.5 लाख। लेकिन कैश कितने से प्लस हुआ होगा? 2 लाख। चाहे डेटर्स हैं चाहे कैश है, 2 लाख से प्लस हुआ होगा। तो करंट एसेट नेट इंक्रीज हो रहे हैं प्रॉफिट की अमाउंट से, 50,000 की अमाउंट से। तो अगर करंट एसेट बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो करंट रेशो भी बढ़ रही है और बढ़ रही है। न्यूमरेटर के बढ़ने से रेशो विल इंक्रीज, मैथ के सिंपल रूल। डिनोमिनेटर के बढ़ने से रेशो विल डिक्रीज, न्यूमरेटर के कम होने से रेशो विल डिक्रीज, डिनोमिनेटर के कम होने से रेशो विल इंक्रीज। लॉजिक्स रखना अपने दिमाग में नन्हे नन्हे। गुड्स 2 लाख की बेची, कॉस्ट 20,000, लॉस आ जाएगा। न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, कम होएगा, क्या होगा? न्यूमरेटर करंट लॉस आएगा तो करंट एसेट कम हो जाएंगे। स्टॉक कितने का कम हुआ बच्चे? 220। और कैश कितने का प्लस हो रहा है? 2 लाख। लॉस से करंट एसेट कम हो जाएंगे। हाँ जी, करंट एसेट इज अवर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशो विल डिक्रीज। फर्नीचर बेचा 40 वाला 50 में, अब बच्चा 40-50 नहीं देखेगा। सिंपल, फर्नीचर इज अवर लॉन्ग टर्म एसेट, उसको लॉन्ग टर्म में से माइनस करना है। फिक्स एसेट है तो उसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज देख रहे हैं, हम माइनस नहीं करेंगे, प्लस वाले एस्पेक्ट पे आते हैं। बेचा गया तो कैश आया, बस सिंपल सी बात है, कैश बढ़ गया, न्यूमरेटर बढ़ा तो तीनों में ही प्लस, जो मर्जी रेशो है। बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल एसेट, करंट एसेट, एंडोर्स टू अ क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? माइनस। बिल रिसीवेबल चला गया तो करंट एसेट भी क्या हो रहा है? माइनस। इसी तरह वो माइनस वाली कैलकुलेशन कर लेंगे। अप 0 डाउन सेम आएगा। बी आर एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड, मतलब क्रेडिटर क्या हो गया? बढ़ गया, उसके पैसे देने, उधर से डेटर बढ़ गया। बी आर किसका था? डेटर का। तो करंट एसेट भी प्लस और करंट लायबिलिटीज भी प्लस। आफ्टर दैट पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल, ये स्टार मार्क करूंगा मैं, क्यों? बच्चे डिविडेंड को कुछ और ही समझ पाते हैं बेटा। डिविडेंड इज अवर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की पेमेंट हुई तो करंट लायबिलिटी भी माइनस और करंट एसेट भी माइनस। बिल पेबल एक्सेप्टेड फॉर 1 मंथ, बिल पेबल एक्सेप्टेड फॉर 1 मंथ का मतलब है किसी के मैंने पैसे देने थे, यानी वो मेरा क्या था? क्रेडिटर। अब बिल एक्सेप्ट कर दिया, क्रेडिटर बदल के क्या बन गया? वो बिल्स पेबल, यानी करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर की अमाउंट से क्या हुई? माइनस, बिल पेबल की अमाउंट से क्या हुई? प्लस, लेकिन वो अमाउंट तो बिल्कुल सेम है, तो देयर इज नो चेंज इन द करंट लायबिलिटी एंड नॉट इन करंट एसेट, तो रेशियो विल नॉट चेंज। दिमाग में ये नन्हे नन्हे लॉजिक्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, बजाय कि सिर्फ किसमें जाने के? कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। 2-4 चीजें जैसे दोनों में प्लस हो रहा है, दोनों में माइनस हो रहा है, वो आपको क्लियर हो जाएगा 4-6 क्वेश्चंस करके। इसको मार्क कर लेना मेरे मलाल, होमवर्क। इसके बाद लिक्विड रेशियो के क्वेश्चंस आए,
वर्किंग कैपिटल दिए हैं टोटल डेट्स। टोटल डेट्स का मतलब क्या था? लॉन्ग टर्म डेट, जिसको हम अकेला डेट भी बोलते हैं, प्लस करंट लायबिलिटीज, जिसको और क्या बोला जाता है? आउटसाइड लायबिलिटीज। कितनी? 3, 90। लॉन्ग टर्म कितने हैं? 3, यानी करंट लायबिलिटी कितनी है? 90,000। वर्किंग कैपिटल 180, करंट एसेट कितने आ जाएंगे? 180 प्लस 90, 2,70,000। कैसे आया वर्किंग कैपिटल, समझ पा रहे हैं? करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटीज कितनी निकाली थी आपने? 90 इज इक्वल टू 1,80,000 करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, ये 90 उधर जाके प्लस करंट एसेट 270 के आ गए। इन्वेंट्री उसने बताई है कितनी है? 90, 270 माइनस 90, 1,80,000। तो जब हम क्विक रेशो निकालने जा रहे हैं तो करंट एसेट माइनस स्टॉक करके चलेंगे। तीनों फिगर्स आ गई हैं, आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों का रिश्ता, करंट रेशो 4.5, लिक्विड रेशो 3:1, इन्वेंट्रीज 3 लाख है, इन दोनों को ढूंढिए। अब आप लोग करंट रेशो में करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज 4.5, तो करंट एसेट इज इक्वल टू 4.5 CL, ये खत्म हो गया, एक रिश्ता आ गया। लिक्विड रेशो में लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज कितनी? 3.1 या 3 लिख लेता हूं। इसका मतलब लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 3 टाइम करंट लायबिलिटीज। अब ये 4.5, ये करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इक्वल टू लिक्विड एसेट। करंट एसेट कितने? 4.5 CL, स्टॉक दिया हुआ है यस 3 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए नहीं है तो क्या मान लोगे? 0 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट कितना? 3 CL, 1.5 CL है ना, इज इक्वल टू 3 लाख। CL आ जाएगी 2 लाख रुपए। CL पता लग गई तो करंट एसेट भी पता लग गया और करंट लायबिलिटीज भी। कुछ मुश्किल नहीं है। अब ये बैलेंस शीट कुछ भी ना है, कुछ भी ना है। क्या कैलकुलेट करना? करंट और लिक्विड कर चुके हैं। नन्ना सा डाटा यूज होना होता है। देखो इतना कुछ दे दिया तो हेडिंग देना, तो इसको देखना है ना तो इसको देखना है, मेरे को सिर्फ इसको देखना है। ये क्या मेरी करंट लायबिलिटी कितने की? 240 ना, इसको देखना है। ये टोटल कितने का माल आ गया? 4.5, 690, 5.5, 6.5, 240, बस 240 क्या आ गई मेरी? 1. उसके बाद क्विक में क्या नहीं लेना? इन्वेंट्रीज नहीं लेनी, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ये भी नहीं लेने, इन दोनों को छोड़ के बाकी ले लेना और हमारा काम हो जाएगा। समझ आया? तो ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया? कौन सा टॉपिक हुआ? लिक्विड रेशोस। बाकी का काम करते हैं अगले लेक्चर में। होप यू एंजॉयड इट। क्वेश्चंस कर लीजिएगा। बाय बाय।